हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन फाइबर, यानी कपास के तंतु का उत्पादन तथा उसकी विशेषताएं। कपास का उत्पादन। कपास का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले कपास की खेती की जाती है। भारत में ये कपास की खेती बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। मार्च से मई के अंत तक कपास के बीज बोए जाते हैं और इसका पौधा 4 से 5 महीने में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसमें फूल निकलते हैं और फिर इसमें कोए फूटते हैं जिसके अंदर रेशा होता है कपास का। नेक्स्ट, कपास के कोए एकत्रित करना, गैदरिंग ऑफ कॉटन पॉड्स। जब कपास के पौधों के कोए पककर फट जाते हैं तो उसमें से सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। इन रेशों को जल्दी ही तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा धूप तथा वर्षा के कारण तंतु का रंग तथा चमक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, गिनिंग यानी बिनोले निकालना। कपास के तंतु में से बीज निकाले जाते हैं। तंतु प्राप्त करने के लिए इन बीजों को, बिनोलों को कपास से अलग करना पड़ता है। यह गिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इस मशीन से बिनोले तथा अशुद्धियाँ जैसे कि धूल, पत्ते आदि ये सब रुई से अलग हो जाते हैं। गांठ बांधना, बेलिंग। साफ की गई कपास पर दबाव डालकर इसकी तह बना ली जाती है और फिर इनको टाट या पॉलीथीन में लपेटकर गांठें बांधी जाती हैं और फिर इन्हें गांठें बांधकर कारखानों में भेजा जाता है। अब कारखाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गांठें खोलना तथा पिंजाई अथवा धुनाई करना, ओपनिंग द बेल्स एंड कार्डिंग। कारखानों में कपास की गांठों को खोला जाता है और इन्हें फैलाकर सुखाने के लिए फैला दिया जाता है और इसमें से कई प्रकार की गंदगी जैसे धूल, मिट्टी, पत्ते आदि ये सब अलग कर लिए जाते हैं। कंघी करना। यह प्रक्रिया रुई की पिंजाई करने का ही एक विकसित ढंग है, जिसमें रुई को एक कंघीनुमा मशीन में से निकाला जाता है। इस मशीन से निकालने पर लंबे तंतु और छोटे तंतु दोनों अलग हो जाते हैं और अगर इसमें कुछ अन्य अशुद्धियाँ बची हुई हैं तो वो भी इस प्रक्रिया में साफ हो जाती हैं, यानी निकाल ली जाती हैं। नेक्स्ट, पुनी बनाना, स्लाइवरिंग। कंघी किए गए तंतुओं को थोड़ी सी शीट लेकर उसे लोहे के लंबे व बारीक सरिये पर लपेटा जाता है। इससे 1 इंच मोटी पुनी तैयार हो जाती है। इसके पश्चात कताई की जाती है। कताई के लिए इन पुनियों को कारखाने में भेजा जाता है। वहाँ पर कताई के यंत्र यानी स्पिनिंग फ्रेम के रोलरों में से तेज गति से निकाला जाता है। इससे बनने वाले धागे की खिंचाई तथा उस पर ऐंठन क्रिया अपने आप होती जाती है। ऐंठन देने से धागे में बारीकी तथा मजबूती आ जाती है। कताई के पश्चात इसे बुनाई के लिए भेजा जाता है। बुनाई, वीविंग। कते हुए धागे से बुनाई की जाती है। बुनाई वस्त्र के उपयोग के अनुसार करते हैं। बुनाई तथा परिष्कृति की प्रक्रिया में ताने के धागे पर बाने के धागे की अपेक्षा अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए ताने के धागों को अधिक ऐंठन दी जाती है। लास्ट, रंगाई तथा परिष्कृति, डाइंग एंड फिनिशिंग। बुनाई के पश्चात कपड़ों को रंगा जाता है। परिष्कृति यानी फिनिशिंग की प्रक्रिया में वस्त्र को कलफ लगाना, ब्लीच करना, धुलाई करना, सैनिटाइजिंग करना, मर्सराइजिंग आदि प्रक्रियाएं आती हैं। ये सब वस्त्र की आवश्यकता के अनुसार की जाती हैं।
इनसे कपड़ा देखने में चमकदार तथा सुंदर लगता है। आइए कपास के उत्पादन से संबंधित अब कुछ चित्र देखते हुए समझते हैं। सबसे पहला चित्र है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन यानी कपास की खेती। दूसरे चित्र में दिखाया है गैदरिंग ऑफ कॉटन पॉड्स यानी कोई एकत्रित करना। तीसरे चित्र में गिनिंग की जा रही है यानी उसमें से बिनोले निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम में है स्पिनिंग की जा रही है यानी तंतु से उसे धागे के रूप में बदला जा रहा है और उसके पश्चात बुनाई की जा रही है और फिर बुने हुए वस्त्र को रंगाई की जा रही है। कपास की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। कपास की विशेषताएं दो प्रकार की हैं, भौतिक विशेषताएं व रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, संगठन, कंपोजिशन। वनस्पतिक तंतु होने के कारण कपास का तंतु मुख्य रूप से सेलुलोज के रेशों से बना हुआ है और इसकी मात्रा 85 से 90% है। सूक्ष्मदर्शी संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप से देखने पर कपास का तंतु चपटा, बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देता है। तंतु के इस प्रकार बल खाने से तंतुओं में प्राकृतिक मोड़ पड़ जाते हैं। इससे तंतु एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यही कारण है कि इन तंतुओं की लंबाई कम होने पर भी इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। लंबाई, लेंथ। कपास के तंतु की लंबाई कम होती है, आधा इंच से 2.5 इंच तक। छोटे तंतुओं से बने वस्त्र खुरदरे होते हैं और उनमें चमक तथा चिकनापन भी कम होता है। लंबे तंतुओं से बने हुए वस्त्र चिकने व नरम होते हैं और वे महंगे भी होते हैं। रंग, कलर। कपास का तंतु सफ़ेद रंग का होता है और कभी कभी इसका रंग हल्का भूरा या क्रीमी सफ़ेद भी होता है। चमक। कपास के तंतुओं में प्राकृतिक चमक नहीं होती। नेक्स्ट, मजबूती, स्ट्रेंथ। इसकी मजबूती मध्यम श्रेणी की है। गीली अवस्था में कपास के तंतु की मजबूती लगभग 25% बढ़ जाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से हम रगड़कर धो सकते हैं। तनाव सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कपास के तंतुओं में तनाव सहने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए इसके तंतुओं को खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तंतु खींचने पर टूट जाते हैं। नमी अवशोषण, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन। क्योंकि कपास के तंतु मुख्यतः सेलुलोज से बने हुए होते हैं, इसलिए ये नमी को जल्दी सोख लेते हैं और इनकी जो सामान्य नमी है कपास के तंतु की 8.5% है, किंतु इसमें नमी सोखने की क्षमता 15 से 25% तक की है। संकुचन, श्रिंकेज। वैसे तो सूती तंतु सिकुड़ते नहीं, किंतु सूती कपड़े धोने के पश्चात सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए आजकल कारखानों में पहले से ही इनमें संकुचन कर दिया जाता है और इसलिए सूती कपड़े धोने के पश्चात नहीं सिकुड़ते हैं। इलास्टिसिटी, तन्यता। तन्यता का मतलब है कि तंतु को हम कितना खींच सकते हैं कि वह टूटे भी नहीं और छोड़ने पर वापस अपने उसी स्थान पर आ जाए। कपास के तंतुओं में बहुत कम तन्यता होती है। रेजिलियंसी, लचक। लचक का मतलब है कि कपड़े को दबाने या मोड़ने से वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए और उसमें सलवट ना पड़े।
किंतु सूती वस्त्रों में लचक का अभाव होता है और इसी वजह से इसमें जल्दी सलवटें पड़ जाती हैं। ताप का संचालन, हीट कंडक्टिविटी। कपास ताप का अच्छा संचालक है, इसीलिए गर्मियों में सूती वस्त्र ठंडे तथा आरामदायक रहते हैं। घर्षण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। रगड़ने से इसके तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सूती वस्त्रों को हम अच्छे से रगड़कर धो सकते हैं। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। कपास के तंतुओं में अन्य तंतुओं की अपेक्षा अधिक ताप सहने की शक्ति है, इसलिए इन तंतुओं से बने हुए वस्त्रों को हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं। धूप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सफ़ेद सूती वस्त्रों को अगर हम थोड़ी देर धूप में सुखाते हैं तो उनमें चमक आ जाती है, किंतु अगर रंगदार वस्त्रों को धूप में छोड़ा जाए तो उनका रंग फीका हो जाता है। धुलाई तथा स्वच्छता। खुरदरे होने के कारण इन वस्त्रों में मिट्टी जल्दी जम जाती है और इनको धोने में अधिक मेहनत लगती है। इनको धोते समय उबालना, रगड़ने आदि क्रियाओं से वस्त्र को कोई हानि नहीं पहुंचती। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक विशेषताएं। नंबर 1, अम्लों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। कार्बनिक अम्ल जैसे कि सिरका आदि कपास के तंतुओं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अगर तेज खनिज अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये अम्ल तंतुओं को नष्ट कर देते हैं। क्षारों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अल्कलीज। क्षारीय पदार्थों का कपास के तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, किंतु तेज क्षारों के घोल रंगदार सूती वस्त्रों का रंग खराब कर सकते हैं। विरंजकों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्लीचेस। सफ़ेद सूती कपड़ों पर ब्लीचेस का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, किंतु अगर रंगदार वस्त्रों पर ब्लीच करें तो उन वस्त्रों का रंग फीका पड़ जाता है। रंजकों के प्रति सादृश्यता, एफिनिटी फॉर डाइज। सूती तंतुओं की रंजकों के प्रति सादृश्यता थोड़ी कम होती है, इसलिए यह सादृश्यता बढ़ाने के लिए रंग बंधकों यानी मॉर्डेंट्स का प्रयोग किया जाता है। रंगाई के समय रंग बंधकों का प्रयोग से रंगाई सरल हो जाती है और यह प्रक्रिया तेज तथा अच्छी हो जाती है। फफूंदी तथा कीड़ों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू एंड मॉथ्स। सूती वस्त्रों में कीड़ा तो नहीं लगता, किंतु फफूंदी अवश्य लग जाती है, इसलिए जब भी सूती वस्त्रों को संभाल कर रखना हो तो उन्हें धोकर स्टार्च निकाल कर ही रखना चाहिए और उन्हें सूखे वातावरण में रखना चाहिए। सीलन वाली जगह पर उन्हें स्टोर नहीं करना चाहिए। पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पर्स्पिरेशन। पसीने से सूती कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यूजेस ऑफ कॉटन, उपयोगिता। इस तंतु से सभी प्रकार के हम दैनिक यूज़ के वस्त्र बनाते हैं, जैसे कि चादर, तौलिए, डेली यूज़ के कपड़े, मेज पोश, तकियों के कवर, रसोई के पौनी आदि ये सब बनाए जाते हैं।